Hello friends, hello students. In last some videos we study about potential and potential energy. किसके बारे में पढ़ा हमने? पोटेंशियल के बारे में पढ़ा हमने एंड पोटेंशियल एनर्जी के बारे में हमने पढ़ा. ठीक है, आज की वीडियो में हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में पढ़ेंगे कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स बेसिकली क्या होता है. ठीक है, किसके बारे में पढ़ेंगे? इलेक्ट्रिक फ्लक्स और साथ में गोस थ्योरम. ये जो गोस थ्योरम है वो तो फ्लक्स पे ही डिपेंड करती है पूरी की पूरी. ठीक है, गोस थ्योरम तो हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में ही बताती है कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स एक पर्टिकुलर इंस्टेंट के ऊपर एक पर्टिकुलर एरिया के अंदर इलेक्ट्रिक फ्लक्स की वैल्यू कितनी होती है. ठीक है, तो घूम फिर करके बात एरिया के ऊपर आती है. किसके ऊपर आती है? एरिया के ऊपर. यानी कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स मुझे अच्छे से पढ़ना है तो मुझे एरिया के बारे में पहले पता होना चाहिए. किसके बारे में पता होना चाहिए? एरिया के बारे में मुझे पता होना चाहिए. तो एरिया कैसी क्वांटिटी होती है? फर्स्ट ऑफ ऑल तो आप मुझे ये बताएं कि एरिया कैसी क्वांटिटी होती है. एरिया इज ए वेक्टर क्वांटिटी. एरिया कैसी क्वांटिटी होती है? वेक्टर. नोट कर लें, एरिया कैसी क्वांटिटी होती है? वेक्टर क्वांटिटी होती है. ठीक है, एरिया यदि वेक्टर क्वांटिटी होती है तो इसकी कोई ना कोई डायरेक्शन होती होगी. It means that area has direction. Area has direction. ठीक है, एरिया की क्या होगी? एक पर्टिकुलर डायरेक्शन होगी. ठीक है, तो हमें क्या पता होना चाहिए? हमें एरिया की डायरेक्शन पता होनी चाहिए. ठीक है, अब एरिया की डायरेक्शन किधर होगी? जैसे ये आपके पास बोर्ड है, इस बोर्ड की डायरेक्शन क्या है? बाहर की तरफ. ठीक है, अंदर की तरफ. दोनों प्रकार से मैं ले सकता हूं. यहां पे ही हम पजल होते हैं. देखो, यही कंसेप्ट हमें क्लियर करना है बेसिकली. यदि ये बात समझ में आ गई ना तो मेरे ख्याल से फिर फ्लक्स के अंदर और गॉस थ्योरम के अंदर कुछ भी नहीं बचेगा पढ़ने के लिए. ठीक है, क्योंकि सबसे ज्यादा दिक्कत जब इसके न्यूमेरिकल सोल्व करते हैं तो ये एरिया करता है. ठीक है, क्या दिक्कत करता है? ध्यान से सुनो. क्या है कि सपोज करो कि मैंने एरिया, ये बोर्ड है, सपोज करो यही अपना फील्ड है. इसी इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर हमें सब कुछ मेजर करना है. ठीक है, तो इस इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन मैंने मेंशन करनी है. ये एरिया मैंने कंसीडर कर रखा है, इस एरिया की डायरेक्शन मैंने मेंशन करनी है. अब मैंने डायरेक्शन मेंशन कर ली बाहर की तरफ. किधर कर ली? बाहर की तरफ कर ली. बाहर की तरफ डायरेक्शन करने का मतलब क्या हो गया कि अब मैं थ्रू आउट द क्वेश्चन इसकी डायरेक्शन केवल बाहर की तरफ ही रखूंगा. चाहे आपके इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन अंदर की तरफ हो चाहे बाहर की तरफ हो. इफ वी कंसीडर द डायरेक्शन ऑफ एरिया outward once, then throughout the question, throughout the problem, we put it in outward direction only. मेरी बात समझ में आ गई? यदि मैंने इस एरिया की डायरेक्शन एक बार बाहर की तरफ कर ली तो मैं थ्रू आउट द क्वेश्चन उसको बाहर की तरफ ही रखूंगा, अंदर की तरफ नहीं करूंगा. ठीक है, अंदर करते ही डायरेक्शन 180 डिग्री चेंज हो जाएगा. मेरी बात समझ में आ गया? ठीक है, ये चीज अपने को याद रखनी है. दूसरी बात, एरिया डायरेक्शन बाहर की तरफ करने का मतलब क्या होगा? इसमें से जितनी भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बाहर की तरफ जा रही हैं वो सारी पॉजिटिव, जो अंदर की तरफ जा रही है वो सारी नेगेटिव. मेरी बात समझ में आई सबको? क्या बात समझनी है? ये बात समझनी है कि इसकी डायरेक्शन को एक बार मेंशन करना है. ठीक है, एक बार जो कंसीडर कर लिया, यानी कि मैंने इसकी कंसीडर कर लिया, सपोज करो आउटवर्ड. ठीक है, तो इसका मतलब क्या होगा? थ्रू आउट द क्वेश्चन डायरेक्शन क्या रहेगी? आउटवर्ड. गॉट इट? सेकंड केस, यदि मैंने उसको इनवर्ट कर लिया तो थ्रू द इनवर्ट. दूसरा, यदि आउटवर्ड है तो जितनी लाइंस आउट होंगी वो सारी पॉजिटिव, जितनी लाइंस इन होंगी वो सारी नेगेटिव. वो सारी क्या होंगी? नेगेटिव. ये 2 पॉइंट तो याद रखने बस, और कुछ थोड़ा ना है. कोई रामायण महाभारत रॉकेट साइंस वगैरह कुछ नहीं है इसके अंदर. कुछ याद नहीं रखना, केवल 2 बात याद रखनी. क्या याद रखनी? कि यदि हमने एरिया की डायरेक्शन आउटवर्ड ली है तो उसको मैं थ्रू आउट द क्वेश्चन, दूसरे क्वेश्चन में मैं कुछ भी कर सकता हूँ, उस पर्टिकुलर प्रॉब्लम के अंदर मैं उसकी डायरेक्शन क्या रखूंगा? आउटवर्ड ही रखूंगा. ठीक है, फिर क्या कह रहा है? दूसरी बात कह रहा है कि यदि लाइंस आउटसाइड आ रही हैं, यदि उसकी डायरेक्शन को मैंने आउटवर्ड कंसीडर कर रहा है, एग्जांपल ले रहा हूं, तो जो लाइंस बाहर की तरफ आ रही है वो क्या होंगी? सारी पॉजिटिव, और जो लाइंस अंदर की तरफ जा रही है वो सारी क्या होंगी? नेगेटिव होंगी. मेरी बात समझ में आई? ठीक है, तो हमें इसके साथ में क्या याद कंसीडर करना है? एरिया वेक्टर.
क्या कंसिडर करना है, एरिया वेक्टर। ठीक है भाई, क्लियर हुआ सबको? न्यूमेरिकल जब करोगे तो ये दो बातें मेरी बहुत याद आएंगी, याद रखना। अच्छा, अब बात करते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स की। इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है? इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है नंबर ऑफ लाइंस क्रॉसिंग एन एरिया ठीक है, नंबर ऑफ लाइंस, नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्रॉसिंग एन एरिया। एक एरिया में से कितने नंबर ऑफ लाइंस क्रॉस कर रही हैं वो क्या कहलाती हैं? वो क्या कहलाता है? इलेक्ट्रिक फ्लक्स। क्या कहलाता है वो? इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या है मेरे पास? इलेक्ट्रिक फ्लक्स को हम फाई ई से डिनोट करते हैं। ठीक है, तो व्हाट इज इलेक्ट्रिक फ्लक्स? इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज इक्वल टू ई डॉट डी एस। क्या आएगा? ई डॉट डी एस। और इसका क्या करेंगे हम? क्लोज्ड इंटीग्रल। ठीक है, एज मेंशन एरिया इज ए वेक्टर क्वांटिटी, एरिया इज ए वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है, तो मेरे पास क्या आया? इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज इक्वल टू क्लोज्ड इंटीग्रल ऑफ ई डॉट डी एस कोस थीटा। ठीक है, ठीक है, मैंने माना कि मेरा जो एरिया है, मेरा जो एरिया, मैंने एक गॉसियन सरफेस माना। ठीक है, दिस इज माय पॉइंट चार्ज क्यू। ठीक है, यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बाहर की तरफ जा रही है। ठीक है, तो बाहर की तरफ जा रही है, एरिया मैंने किधर लिया है? इसका, इस सरफेस का एरिया किधर लिया है? बाहर की तरफ लिया है। एरिया वेक्टर, एरिया वेक्टर किधर लिया है? बाहर की तरफ। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस भी किधर जा रही है? बाहर की तरफ। तो एंगल कितने डिग्री का बना? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस किधर है? बाहर की तरफ। इलेक्ट्रिक फील्ड किधर है? बाहर की तरफ। तो इन दोनों के बीच में एंगल कितने डिग्री का बना? 0 डिग्री का। तो कोस 0 कितना आया? कोस 0 कितना आया भाई? ई डॉट डी एस कोस 0 1। क्लोज्ड इंटीग्रल ऑफ ई डॉट डी एस इज माय इलेक्ट्रिक फ्लक्स। ठीक है, क्लोज्ड इंटीग्रल ऑफ ई डॉट डी एस इज माय इलेक्ट्रिक फ्लक्स। समझ आया सभी को? ठीक है, अब मैं इसका इंटीग्रेशन कैसे भी कर सकता हूँ। क्या बात समझ में? दूसरी बात, इस पॉइंट चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बाहर की तरफ जा रही है। ठीक है, तो इस पॉइंट चार्ज से मैं जितनी दूर चलता चला जाऊंगा उतना ज्यादा एरिया बढ़ेगा। कौन बढ़ेगा? एरिया। तो उतना ही इलेक्ट्रिक फील्ड वीक होता चला जाएगा, उतना ही इलेक्ट्रिक फील्ड वीक होता चला जाएगा। जितना ज्यादा एरिया बढ़ेगा उतना ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड वीक होता चला जाएगा। ठीक है, जितनी दूर जाएंगे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एक दूसरे से ज्यादा दूर होती चली जाएंगी। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जितनी ज्यादा दूर होंगी उतना ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड उतना ही डिक्रीज होता चला जाएगा। मेरी बात समझ में आई? ठीक है, सभी याद रखेंगे। क्लियर है? ये मैं पहले बता चुका हूँ, जब मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पढ़ाई थी और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की प्रॉपर्टीज पढ़ाई थी तभी बताया था कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जितनी ज्यादा दूर जाएंगी उतनी वाइडर हो जाएंगी, और जितनी वाइडर हो जाएंगी उतनी इलेक्ट्रिक फील्ड की जो स्ट्रेंथ है वो कम हो जाएगी। ठीक है, क्लियर है? इसके लिए बेसिकली अपने पास इलेक्ट्रिक फ्लक्स को पढ़ने के लिए बेसिकली मुझे गॉस थ्योरम पढ़नी है। क्या पढ़नी है? गॉस थ्योरम। ठीक है, हालांकि गॉस थ्योरम मैं पहले एक वीडियो के अंदर पढ़ा चुका हूँ, मैं फिर से रिवाइज करा रहा हूँ। ठीक है, गॉस थ्योरम। गॉस थ्योरम मुझे क्या कहती है? गॉस थ्योरम कहती है कि एक पर्टिकुलर सरफेस है। ठीक है, इस पर्टिकुलर सरफेस के अंदर जितना चार्ज एनक्लोज किया हुआ है, ठीक है, जितना चार्ज एनक्लोज किया हुआ है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स की वैल्यू केवल और केवल उस क्यू जो एनक्लोज किया हुआ है उसके ऊपर डिपेंड करती है। ठीक है, गॉस थ्योरम क्या कहती है? गॉस थ्योरम कहती है कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स जस्ट डिपेंड ऑन द चार्ज एनक्लोज्ड बाय द सरफेस, जस्ट एनक्लोज्ड बाय द सरफेस। ठीक है, वैसे हम क्या लिखते हैं? हम पढ़ते हैं कि अकॉर्डिंग टू गॉस थ्योरम इलेक्ट्रिक फ्लक्स inside a closed surface is equal to the product of 1 by epsilon naught to the charge enclosed by it। तो अभी मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ कि phi e is equal to 1 by epsilon naught which is my proportionality constant into q। ठीक है, तो concepts are same।
ठीक है। तो फाई ई बराबर क्या है मेरे पास, फाई ई बराबर क्या है मेरे पास, क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। फाई ई बराबर क्या है मेरे पास, क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, तो इसको मैं क्या कहता हूँ, इसको मैं कहता हूँ कि Gauss theorem is defined as, Gauss theorem is defined as, Gauss theorem is defined as the electric flux inside a closed surface, inside a closed surface is equal to the, is equal to the product of, is equal to the product of, equal to the product of 1 by epsilon naught, 1 by epsilon naught to the charge enclosed by, charge enclosed by the surface। ठीक है, अब देखो इधर, इधर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड निकालता हूँ इसकी वजह से। तो यहाँ पे ये मैंने एरिया वेक्टर लिया है, छोटा सा मैंने एलिमेंट ले लिया एरिया ds, डायरेक्शन क्या ली, ये ली, पॉजिटिव चार्ज है तो इसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स है वो किधर जा रही है, बाहर की तरफ निकलेंगी सारी की सारी। किधर निकलेंगी भैया, सारी की सारी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स किधर निकलेंगी, बाहर की तरफ निकलेंगी। ठीक है, ये दोबारा लिख लेते हैं। यहाँ पे चार्ज कितना है अंदर, अंदर टोटल चार्ज कितना है, क्यू है। ठीक है, तो मेरा आंसर कितना आना चाहिए, क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट आंसर आना चाहिए। तो प्रूफ देखें, प्रूफ क्या कहता है, प्रूफ कहता है, हमने पढ़ा है कि फाई ई बराबर क्या होता है, ई डॉट डी एस होता है। ई डॉट डी एस का भी क्लोज्ड सरफेस होता है। ठीक है, और दोनों ही वेक्टर होते हैं, दोनों वेक्टर होते हैं। तो मैंने क्या लगाया, फाई ई बराबर ई डॉट डी एस कोस थीटा लगाया और इसका इंटीग्रेशन कराया। ठीक है, कोस थीटा। तो एरिया वेक्टर किधर है, बाहर की तरफ है, एरिया वेक्टर किधर है, बाहर की तरफ है। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन भी किधर है, बाहर की तरफ। दोनों के बीच में एंगल कितना डिग्री का होना, थीटा बराबर कितना होना, 0 डिग्री। थीटा 0 तो कोस 0 कितना आया, 1। तो मेरे पास फाई ई बराबर कितना आया, इंटीग्रेट ई डॉट डी एस। कोस थीटा कितना हो गया, 1 हो गया। कोस थीटा कितना हो गया, 1। अब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट अ पर्टिकुलर पॉइंट इज कांस्टेंट ड्यू टू पॉइंट चार्ज इफ द डिस्टेंस इज सेम, if the distance is same, तो electric field intensity is equal to k q, k नहीं पूरा लिख लेते हैं, 1/4 pi epsilon naught q upon r square, चार्ज स्मॉल q r square। ठीक है, ये दूरी कितनी ली हमने, r ली है। तो यहाँ से इस पॉइंट के ऊपर जब मैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालूंगा तो कितनी आएगी, यही आएगी। अब ये ध्यान से देखो, रेडियस r कांस्टेंट है, चार्ज q कांस्टेंट है, 4 pi epsilon naught कांस्टेंट है। तो मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, कांस्टेंट। इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट है, इसका मतलब क्या हो गया, मैं क्या लिख सकता हूँ, फाई ई बराबर ई क्लोज्ड इंटीग्रल ऑफ ds। ठीक है, क्लोज्ड इंटीग्रल ऑफ ds क्या आएगा मेरे पास, पूरा सरफेस, पूरा सरफेस किसका, इस पूरे स्फेयर का। ठीक है, इस पूरे स्फेयर का। तो पूरे स्फेयर का क्या आया, e इंटू 4 पाई आर स्क्वेयर। पूरे स्फेयर का क्या है हमारे पास, 4 पाई आर स्क्वेयर। तो मेरे पास फाई ई की वैल्यू कितनी है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वेयर इंटू 4 पाई आर स्क्वेयर। 4 पाई से 4 पाई, आर स्क्वेयर से आर स्क्वेयर। फाई ई बराबर क्या आया, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। एज एप्सिलॉन नॉट इज माय एब्सोल्यूट परमिटिविटी। एप्सिलॉन नॉट मेरी क्या होती है, एब्सोल्यूट परमिटिविटी। तो इसका मतलब क्या हो गया, फाई ई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्यू। मैं ये बात कह सकता हूँ, मैं ये बात कह सकता हूँ, क्या कह सकता हूँ कि जो फाई ई है, कौन, फाई ई यानी कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स जस्ट डिपेंड्स ऑन द चार्ज, जस्ट डिपेंड्स ऑन द चार्ज enclosed by the surface, enclosed by the surface। ये मैंने सरफेस क्या लिया है, स्फेयर लिया है। क्या लिया है, स्फेयर, सर्कल नहीं है। एक चीज ध्यान रखना, दिस इज नॉट ए क्लोज सर्कल, दिस इज क्लोज्ड स्फेयर। क्या लिया हमने यहाँ पे, स्फेयर कंसीडर किया है। ठीक है, क्लियर है। ठीक है, अब इसमें क्या है, बेसिकली मुझे गॉस थ्योरम की जो बेसिक बातें थी वो मैंने दूसरी वीडियो में बनाई है। दोनों वीडियोस एक साथ हैं। ठीक है, दोनों वीडियोस देखना, उसमें थोड़ा गॉस थ्योरम को और अच्छे से डिटेल में किया हुआ है। कुछ बच्चों की कुछ प्रॉब्लम्स थी जो मैंने दोबारा से यहाँ पे की है। ठीक है, दोनों वीडियोस को देखेंगे और दोनों वीडियोस से गॉस थ्योरम समझेंगे। अब हम कल जो इसमें क्या पढ़ेंगे, गॉस थ्योरम पढ़ेंगे। गॉस थ्योरम की वजह से कूलॉम्स लॉ निकालेंगे। ठीक है, गॉस थ्योरम से कूलॉम लॉ पढ़ेंगे।
इसका वेरिफिकेशन पढ़ेंगे, वेरिफिकेशन ऑफ कूलॉम्स लॉ है उसमें, वहां से, ठीक है। फिर अलग अलग प्रकार से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, ठीक है, यानी कि गॉस की जो एप्लीकेशंस है, गॉस की जो एप्लीकेशन, मेन एप्लीकेशन क्या है, देखो इधर हमारे पास वैल्यू है E डॉट ds, हमारे पास ये वैल्यू है, तो यहाँ से मैं क्या निकाल सकता हूँ, इलेक्ट्रिक फील्ड। बाय यूजिंग दिस गॉस थ्योरम वी कैन कैलकुलेट इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या कैलकुलेट कर सकते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड को इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। किसकी वजह से, किसी की भी वजह से, ड्यू टू ए लाइन चार्ज, ड्यू टू ए स्फीयर, ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज, ड्यू टू ए सॉलिड स्फीयर, ड्यू टू ए होलो स्फीयर, ड्यू टू ए प्लेन शीट, ड्यू टू ए थिक प्लेन शीट, वगैरह वगैरह, ठीक है। तो ये अपने पास 4-5 इसकी प्रॉब्लम्स हैं एक प्रकार से, जो पेपर में मोस्ट इंपोर्टेंट है, पेपर में बार बार पूछी भी जाती है, ठीक है। तो इसको अच्छे से करना है, गॉट इट, इसको अच्छे से करना है, ठीक है, क्लियर है, गॉट इट। नोट डाउन गॉस थ्योरम, इलेक्ट्रिक फ्लक्स, एरिया वेक्टर, 3 चीजें, तीनों को अच्छे से नोट डाउन करना, अच्छे से पढ़ना है और अच्छे से समझना है। बार बार कह रहा हूं क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर में पूछा जाता है, ठीक है। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।